नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन लाहौर से लाइव। आप सबको पेट्रोलियम के तूफ़ान का सामना है, हम भी उसी तूफ़ान में घिरे हुए हैं। आज हम पेट्रोलियम के मामले को टेकअप करेंगे। दुनिया भर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे हमसाए में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या वाक़तन बैनुल-अक़वामी तहलका आमेज़ किस्म की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके असरात हैं या हुकूमत का निकम्मापन है। हमारे पास एक पैनल भी मौजूद है, भरपूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको चंद एक साउंड सुनवाना चाहते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हुकूमत की सोच क्या है। साउंड से भी पहले हम आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम के एक और हिस्से में हम आपको एक और मुसीबत की निशानदही करते हुए आप हमें देखेंगे। वो मुसीबत है आटे की कीमतें। अगर आप कराची में मौजूद हैं तो आटे की कीमतों को आप देख रहे हैं कि थैले कहाँ पर पहुँच रहे हैं कीमतों के हिसाब से। इस्लामाबाद के अंदर भी थैलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाहौर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर हमने जब बाज़ार का दौरा किया तो वहाँ पर भी बता रहे हैं जी कि आटे की कीमत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। ये थैले के ऊपर जो कीमत है क्यों तब्दील हो रही है? हमारे पास आटे को बनाने वाले और पहुँचाने वाले मौजूद होंगे, उनके नुमाइंदगान से पूछेंगे कि मसला कहाँ पर है। गंदम की कटाई हो चुकी है, अब गंदम को आटे में तब्दील करना है और आटे को रोटी में। अगर रोटी महंगी हुई तो लोग क्या करेंगे? एक तरफ पेट्रोल है, दूसरी तरफ रोटी है। हम आपको दरअसल बताना चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान सोचते कैसे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना हैं और उनसे जब सवाल पूछा गया पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में कि क्यों लोगों की कमर तोड़ी जा रही है, तो ज़रा उनका जवाब सुनिएगा। मामला है वो आपने जब बजट तरतीब दिया था तो 80 रुपये लीटर के मुताबिक आपने अपने बजट में डाला उधर हो जाए यार, और उसी के मुताबिक आज लेवी इकट्ठी हो रही है। यकीनन वो रद्दोबदल डीजल और पेट्रोल के दरमियान ज़रूर हुई है। इस वक्त पेट्रोल पे मेरे ख्याल से ये दोनों के ऊपर अगर आप मजमूई तौर पे देखो तो जो 80-80 का मतलब ये है कि 160 रुपये लीटर आपकी होनी चाहिए। तो आप किसी एक पे 160 लगा दें या दोनों पे 80-80 लगा दें तो पेट्रोल के ऊपर मेरे ख्याल से 127-128 रुपये और यकीनन इतनी होगी। बाकी जो है वो डीजल के ऊपर है। ये अली परवेज़ मलिक साहब थे वज़ीर पेट्रोलियम। हमने मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़ज़ाना की भी सॉर्ट आपको सुनवानी है, लेकिन अली परवेज़ मलिक आपको बता रहे थे कि पेट्रोल की कीमत क्या है और पेट्रोल की कीमत के लिफाफे के अंदर टैक्स कितना है, वो मान रहे हैं उसको। लेकिन औरंगज़ेब साहब जिनके पास ख़ज़ाने की कुंजी है वो बता रहे हैं हमें कि हम कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस वक्त डिमांड मैनेजमेंट हो रही है। इवन आर नेबरली कंट्री जिसके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं और जिनके वेरी डीप पॉकेट्स एज वेल, दे हैव गॉन इन फॉर एग्रेसिव डिमांड मैनेजमेंट। तो इसलिए आपको इस लिहाज से हमें देखना है कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है और जितनी भरपूर कोशिश कर सकते हैं अली परवेज साहब और उनकी मिनिस्ट्री, दे आर एब्सोल्युटली ऑल आउट और जो भी हमें मौका मिलेगा वो इंशाल्लाह हम रिलीफ पास क्या सर ये क्या ये तो डबल इल्जाम नहीं कि टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते हम, इसलिए लेवी लिया है, तो ये कमी किसकी है, बताइए किसकी है? NFC को कोई देखेंगे तो ताकि उधर से पैसे निकाले। ये बजट के दौरान सब डिटेल में आपसे बात हो। बड़ी मेहरबानी इनकी कि उन्होंने 1.5 मिनट रुक कर उन्होंने सवाल के जवाब दे दिए और कितना उन्होंने हम पर एहसान किया ये बताते हुए कि अभी तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया है तफसील के साथ के मामलात क्या हैं। उन्होंने दुनिया का हवाला दिया कि दुनिया के अंदर मामलात कैसे चल रहे हैं, तो हम आपको दुनिया के मामलात दिखा देते हैं। इस वक्त आप जो चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा इस बहराए जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसके तलातम ने जो पैदा किया वो म्यांमार में है। म्यांमार कोई जमहूरी मुल्क नहीं है, वहाँ पर फ़ौजी हुकूमत मौजूद है और उसके पास वसाइल भी नहीं है। इकॉनमी उनकी टैंक करती हुई आपको नज़र आ रही है। 90% यहाँ पर पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान, आपको ये जानकर हैरानी और परेशानी होगी, दुनिया में इस वक्त दूसरा मुल्क है म्यांमार के बाद जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। अगर आपने मवाजना करना है पाकिस्तान का तो म्यांमार से ना कीजिए, अब बांग्लादेश से कर लीजिए। बांग्लादेश के अंदर जो इस तमाम तूफ़ान के बाद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है वो 17% है। हिंदुस्तान का औरंगज़ेब साहब हवाला दे रहे थे, तो हिंदुस्तान में डिमांड मैनेजमेंट तो हो रही है लेकिन प्राइस मैनेजमेंट भी हो रही है। वहाँ पर 0% इजाफ़ा हुआ है जब से आबनाए हॉर्मुज़ का मसला खड़ा हुआ है और पेट्रोलियम की मसनूआत की तलब और रसद के अंदर आपको तबाही नज़र आती है। तो बांग्लादेश 17%, हिंदुस्तान 0,
पाकिस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क, तो हो क्या रहा है? हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं, खुर्रम हुसैन साहब माहिर हैं मुआशी अमूर के और इन मामलात को बड़े करीब से देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे पास इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब ने एक ट्वीट किया था पिछले दिनों जब हम एनिवर्सरी मना रहे थे मार्का हक की, और उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा हुकूमत की तरफ से अगर पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी हो जाए। वो ट्वीट तो अपनी जगह पर मौजूद है, कीमतें कहीं और चलेंगी। इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया। राना आतिफ साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद यू इंजीनियर साहब, आपने जो ट्वीट किया उसका असर नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि उसका उल्टा असर हुआ। तो आपको ये ट्वीट करने की जहमत क्यों हुई जब आपको पता है कि उसका उल्टा असर होना है? देखिए, हुकूमत मेरी जमात की है और मेरी ख्वाहिश है कि हमारी जमात जो है जो हुकूमत करे वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए करे। अब ये जो हमें पूरा अंदाज़ा है कि जो ईरान अमेरिका जंग हुई है उसके नतीजे में किस किस्म की पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ये जो आखिरी जो कीमत बढ़ाई गई इसका जवाब मैं समझ नहीं पाया कि इसका क्या उस बैनुल-अक़वामी हालात से कोई भी ताल्लुक था और मेरी नज़र में नहीं था। तो इसीलिए मैंने ट्वीट किया। मैंने ट्वीट तो खैर बड़ा ज़्यादा कहा कि जी अगर 120 रुपए की लेवी है तो 60 रुपए कम होना चाहिए, इसको कम से कम आधा करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, और ये ज़रूर हमारा जो सियासी एजेंडा था वो कहीं पीछे रह गया है कि हमें इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, डीरेगुलेट करना है और हुकूमत के अंदर वो जदीदियत और तब्दीलियां लेकर आनी है कि वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो जरूरी नहीं है, जो वो तमाम मैं आपको अगर इंटरप्ट कर पाऊं, ये आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, एनर्जी सेक्टर के बोझ हैं। हाँ, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, बराह रास्त में राना साहब को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप ज़ाहिर है दोनों हल्के के साथ जुड़े हुए सियासतदान हैं। ये जो आपने ट्वीट किया इसका ताल्लुक कोई बहुत बड़े रिफॉर्म से नहीं है। आई एम श्योर आपको हल्के से प्रेशर आ रहा होगा। आई एम श्योर जब आप मोहल्ले में निकलते होंगे, जब आप ढाबों पे जाते होंगे, जब आप गल्ला मंडी में जाते होंगे, जब आप सब्ज़ी मंडी में जाते होंगे, जब आपके पास लोग आते होंगे वो दुहाई देते होंगे। प्रेशर है ना आपके ऊपर? लोग कह रहे हैं कि आप हमारे साथ क्या करें। जी देखिए, प्रेशर है और देखिए गुजरांवाला शहर जो मेरा हल्का है उसमें हर जगह से प्रेशर है। प्रेशर मतलब एक जो कंज्यूमर है, जो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला, उसका भी प्रेशर है, लेकिन वो एक सनतकार जो अपनी फैक्ट्री में लोडर चलाता है उसकी तरफ से भी प्रेशर है, जो ताजर है जो जिसने एक स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है उसकी तरफ से प्रेशर है। तो वो सारे प्रेशर जो हैं एक आम कंज्यूमर से लेके ताजर के और सनतकार के, वो गुजरांवाला में बड़ी अच्छी तरह मौजूद है। और यही रिस्पॉन्स है कि एक ऐसा इजाफा जिसका ईरान अमेरिका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है और हुकूमत के गालिबन अपने महसूलात से ज्यादा ताल्लुक है, तो हुकूमत को कोई और मुतबादल सोच लानी चाहिए थी। वो हम खुर्रम साहब से पूछते हैं कि मुतबादल सोच क्या होगी, बट बिफोर आई गो टू खुर्रम साहब, राना साहब, आप बराबर में फैसलाबाद है और गुजरांवाला की तरह फैसलाबाद के अंदर बहुत कंसंट्रेशन है, बड़ा टफ कंपटीशन है पॉलिटिक्स का, और लोग भी वहाँ पर तवक्को करते हैं कि उनकी जमात उनके लिए काम करे। आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की कैंडिड कॉन्वर्सेशन तो सुन ली। आपके हल्के के अंदर जब लोग बात करते हैं पेट्रोलियम के हवाले से तो क्या बात करें? थैंक यू तलत साहब। देखें, वैसे तो मुकाबला तो सियासी तौर पे तो कोई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून का, और वो एक रिपीटेड एक साइकिल है। 2024 के इलेक्शन में भी लोगों ने बता दिया क्लीन स्वीप था, 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार से लीड, इसलिए क्योंकि लोग इनकी जो 40 साल परफॉर्मेंस है, मैं आपको बता दूं कि इनकी ये मरकज़ में 5वीं दफ़ा है और पंजाब में इनकी ये 7वीं बारी है। तो ये तो कोई और एक ही फैमिली का ये रूल है, और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक ही फैमिली ने 12 दफ़ा सूबे और मरकज़ में हुकूमत कर ली है। तो लोग तो इनसे कोई उम्मीदें, तो इनसे लोगों की इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। आपने अपनी जैसे इब्तिदाई में बयान किया, देखें 414 रुपए लीटर पेट्रोल है इस मुल्क के अंदर, और जब ये आज से 4 साल पहले एक इनफेमस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जब ये पावर में आए थे, तो ये मुझे शहबाज शरीफ की ट्वीट याद है 2021 की,
₹1.73 पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, कहें तो मैं आपको एग्जैक्ट आपको टेक्स्ट सुना देता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी का, बेरोज़गारी का और महंगाई का एक सुनामी लेके आएगा, और वो थे ₹1.73। और जब से हमारी हुकूमत गई है इस इनफेमस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से, पेट्रोल की कीमत में ₹264 फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है, ₹264। तो मुझे आप एक चीज़ बता दें कि ये इनका ये 5वां बजट होएगा इस हुकूमत का। ये शहबाज शरीफ साहब अपना 5वां बजट पेश करेंगे, जो मेरे ख्याल है शायद ही पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म के हिस्से में ये कोई इस तरह का मार्का आया होगा। और ये 5वें बजट में इन्होंने हर साल पाकिस्तान की मईशत को वहाँ पे पहुँचा दिया है कि जहाँ पे लोग अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से मईशत अब उठ भी सकेगी कि नहीं उठ सकेगी। देखें, आप कर्ज़ों का आप हुजम ले लें कि जितने इस हुकूमत ने कर्जे ले लिए, तकरीबन 35 ट्रिलियन 35,000 अरब रुपए का कर्जा पे आते हैं 4 साल में ये राना साहब कर्जों पे आते हैं। जरा बहस को मैं जो पेट्रोलियम रिलेटेड लोगों की कॉस्ट है और जो पे कर रहे हैं उस पे रहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुर्रम साहब से जरा इस मामले को टेकअप करता हूँ। मैं तीन ही लोग हैं, अगर आप जी ऐड करें, गो अहेड ऐड करें। जी मैं देखें, अब देखें, मैं आपको सिंपल बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनिमम वेज है वो लोगों की 30-35 हज़ार है। अगर एक बंदा 1 लीटर पेट्रोल भी डलवाए, इसका मतलब है उसका 15,000 से पेट्रोल का बिल हो गया। और अगर वो दिन के सिर्फ 10 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करे, उन्होंने बिजली के ऊपर जो रिलीफ थी 300 यूनिट तक जो थी प्रोटेक्टेड सार्फिन की, वो भी ख़त्म कर दी, तो 30,000 रुपये में सिर्फ वो 1 लीटर पेट्रोल डलवा सकेगा और दिन के सिर्फ 10 यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर सकेगा। पाकिस्तान के अंदर तो इतनी जो गुर्बत है वो तो एक ख़तरनाक हदों को छू रही है। और इस हुकूमत के पास कोई, मैं ये कोई सियासी बात नहीं कर रहा, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं। आप इनके बुजुर्ग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, सीरियसली स्पीकिंग बंदे को देख के बंदा ये सोचता कि यार ये लोग मुल्क चला रहे हैं ये वाला। अच्छा, अब ज़रा खुर्रम साहब से पूछे, खुर्रम साहब ये बताइएगा कि अब हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मानते हैं कि पॉलिटिकल कॉस्ट वो पे कर रहे हैं। दुनिया का मवाजना भी हमने करके बता दिया कि दुनिया में बांग्लादेश को भी तेल की ज़रूरत है, हिंदुस्तान को भी तेल की ज़रूरत है। अपना हुरमत से जितने जहाज़ निकलते हैं, हमारे लिए तो शायद 1-2 जहाज़ ज़्यादा ही निकल रहे हों, दुनिया में कहीं और नहीं पहुंच रहे। तो ये मसला क्या है? ये IMF ने हमारी गर्दन पे पाँव रखा हुआ है कि आपने हर हाल में पेट्रोलियम के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करना है, या हमारे पास दूसरे रास्ते मौजूद हैं जहाँ पर हम जाते नहीं? बात कही थी तलत, यहाँ पे अभी वो ऑपरेटिव है कि IMF ने हुकूमत की गर्दन पे पैर रखा हुआ है और कहा हुआ है कि भाई आपके जो फिस्कल टारगेट्स हैं, यानी कि जो आप खर्चा कर रहे हैं और जो आप आमदनी लेके आ रहे हैं, उसमें जो गैप होएगा, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, उसमें कोई मजीद और इजाफा नहीं हो सकता। जो आपका टारगेट है आपने वो मीट करना है। तो अगर आपने पेट्रोल की कीमत जो है वो स्टेडी रखनी है, और उसको स्टेडी रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वो कम करें, तो उसी हिसाब से कहीं और पे उतना ही टैक्स उठाना पड़ेगा। और वो अभी कोई कहीं भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है इनको कि वो फिर कहाँ से ज़्यादा मज़ीद और टैक्स लगा के हम निचोड़ेंगे, या फिर गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं उनको कम करें। और वहाँ पे एटलीस्ट फ़िलहाल तो इनको नहीं नज़र आ रही कोई गुंजाइश। आई थिंक ये गवर्नमेंट वालों को बुला के पूछना चाहिए कि आप अखराजात कम करके क्यों नहीं कर सकते ये। लेकिन तरह जिन 2 मुल्कों के आपने हमें अभी मिसाल दी है ना, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, इनमें भी एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है समझना कि बांग्लादेश आज वहाँ खड़ा है जहाँ पाकिस्तान मई 2022 में खड़ा था। यानी कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उधर $1 अरब से ज़्यादा की पेएबल्स अक्यूमुलेट हो गई हैं गवर्नमेंट के पास, पेट्रोल की और डीजल की सब्सिडीज दे दे के। वो पैसे उनके पास है नहीं पे करने के लिए। उनका IMF प्रोग्राम फंस गया है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान का प्रोग्राम फंस गया था 2022 में, जब PTI हुकूमत ने अपनी पेट्रोल की सब्सिडीज अनाउंस कर दी थी यूक्रेन वॉर के दौरान। और उसके फंसने की वजह से हम लोग जून जुलाई में बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच गए थे, जहां पे हर जगह कहा जा रहा था कि श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पैदा होने वाले हैं। उससे बचने के लिए ही बहुत मुश्किलों से फिर जब वापस हटे हैं उस एज से, तो फिर ये सारी बातें हुई हैं जिनकी अभी राणा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मईशत को बिल्कुल कमाई पहिया रोकना पड़ा है। उस आज बांग्लादेश उसी मौजू पे खड़ा हुआ है। तो आप ये फरमा रहे हैं खुर्रम साहब, आप ये फरमा रहे हैं कतक, आप ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास
निकलने का रास्ता नहीं है, या फिर ये करें कि इस वक्त हम लोगों को तकलीफ़ ना दें और फिर उन हालात में पहुँचें जहाँ पर मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी हो? 2022 का आपने जिक्र, वी डोंट हैव। आज अगर गवर्नमेंट ने कोशिश की इस प्रेशर में आके कीमत को कम करने की, तो उनके पास एक ही रास्ता होगा सिर्फ कि या तो वो अपने कोई अखराजात में कहीं ना कहीं कमी ढूंढें कम करने के लिए, या फिर वो IMF प्रोग्राम की रस्सी को छोड़ दें, जिसका मतलब है कि सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के दोबारा से पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच जाएगा। अब आई डोंट नो इसके अलावा उनके पास क्या रास्ता है। और हिंदुस्तान का जो आपने एग्जांपल दिया था, हिंदुस्तान में तो इलेक्शन हो रही थी दो उनकी स्टेट्स में, और वहाँ का एक कानून तो नहीं है, एक अनरिटन वहाँ का हमेशा से एक नॉर्म सा रहा है कि वो जब भी इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है किसी स्टेट में, तो वो पेट्रोलियम प्राइसेस को एडजस्ट नहीं किया जाता। और अब एक दफ़ा हो गई हैं वो इलेक्शंस, तो आप देख रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट अब तैयारी कर रही है अपने अवाम को समझाने के लिए, और उनको तैयार कर रहे हैं कि भाई इनकमिंग अब एक स्पाइक आने वाली है पेट्रोलियम की, और वहाँ पे ये स्टेप्स आपने बता दिया कि ज़मीनी हक़ाइक़ जिनको हम कहते हैं वो क्या हैं। खुर्रम साहब, ये ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन अ वे खुर्रम साहब का जो तज्ज़िया है वो आपकी हुकूमत की पॉलिसी की सपोर्ट भी करता है, अगरचे हम इस बहस में जाएंगे कि क्या ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से हम अखराजात को कम कर पाएँ और आवाम के ऊपर जो बोझ है वो टैक्सेस का ना पड़े, लेकिन इसकी कॉस्ट तो आपको उठानी पड़ेगी। आपका वोटर भी आपसे नाराज़ होगा, आपकी बिज़नेस कम्युनिटी भी आपसे नाराज़ होगी, और जब गिरानी में तब्दील होती है पेट्रोलियम प्राइसेस तो फिर वो तबाही फैलाती हैं। अभी से हम कीमतों को देख रहे हैं, आसमान की तरफ जा रही हैं। सो आर यू वरीड कि ये आने वाले सालों में आपको जो कीमत उठानी पड़े उसकी वो शायद उन टैक्सेस से कहीं ज़्यादा जो आपने इकट्ठे किए हैं? बड़ा पुराना मकूला है। मेरी तो परेशानी ये है कि चीजें तब्दील नहीं होंगी, और ये जो आपने जो भी पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया, अगर ये लेट्स से हम कहते हैं जी कि चंद हफ्ते या इवन चंद महीने का है, तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बर्दाश्त की जा सकती है। तो असल चैलेंज है वो ये है कि क्या अभी जो बजट आ रहा है अब से 3 या 4 हफ्ते बाद, क्या उसमें कोई हमें नई सोच नजर आएगी? क्योंकि सिर्फ जो खुर्रम साहब ने कहा है, सिर्फ अखराजात तो कम नहीं करने। जिस तरीके से हम पाकिस्तानियों को टैक्स करते हैं, उनसे टैक्स इकट्ठा करते हैं, उनसे टैक्स लेते हैं, उनको डराते हैं, उनके अकाउंटों से पैसे निकालते हैं, वो एक कंप्लीटली एंटी ग्रोथ मैकेनिज्म है ना। वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से जो है वो रोक रहा है, उन्हें डिस्करेज कर रहा है। तो वहां एक बहुत बड़ा मैसिव स्पेस है रिफॉर्म का। इसी तरह जो है, जो हमारे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जो मसलन हमारा जुडिशल सिस्टम है, उसके अंदर बड़ा मैसिव रिफॉर्म चाहिए इकोनॉमी को प्रोटेक्शन देने के लिए, और इकोनॉमी में जिसे हम कहते हैं एनफोर्समेंट। लेकिन ये तो सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने किस तरह से स्पेंडिंग करनी है, आपने कितनी टाइट फिस्कल पॉलिसी बनानी है, वो तो सारा IMF ने तय कर दिया। आप देखिए IMF, देखिए मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि IMF आपको ये नहीं कहता कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं। IMF ये कहता है कि हमने आपको जो कर्जा दिया है उसको वापस करने की सलाहियत हमें कागज पर दिखाना, टारगेट देता है आपको, टारगेट देता है। और चूंकि हमारी जो एक मैं जरूर कहूंगा कि एक फिक्री कमी है हमारे जो अफसरशाही की जो एक रवायती सोच रही है, और जो सियासतदानों ने, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 1990 का मियां नवाज शरीफ का इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट देखा था, जिसमें हमको एक ऐसी सोच आई थी जो अफसरशाही की सोच से हट के थी, और उन्होंने लिबरलाइज किया फॉरेन एक्सचेंज को। अब हमें 36 साल पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह की जो गैर रवायती सोच है उसकी जरूरत होगी, सिर्फ अखराजात में कमी से नहीं, टैक्सेशन से, जो तमाम मैकेनिज्म है इकोनॉमी को गवर्न करने के। और शहबाज शरीफ साहब के पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो बजट में उसका अनाउंसमेंट आगाज कर दें। तो अगर वो ये आगाज कर देंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू होती है, तो ये जो अभी पॉलिटिकल हिट है पेट्रोल की, ये ट्वीट की तरह आपकी तवक्कुआत बजट से भी बहुत ज्यादा है। बजट उनके कंट्रोल में नहीं है, हमें पता है। राना साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमें बताएंगे क्या वाकईतन आपके ख्याल में, क्योंकि आपकी पोजीशन अच्छी है, आप अपोजिशन के अंदर हैं, आप लिताड़ सकते हैं हुकूमत को, लेकिन खुर्रम साहब ने 2022 का जिक्र किया कि पेट्रोलियम की सब्सिडीज़ देने का नतीजा ये निकला कि IMF के प्रोग्राम की तबाही हो गई, पाकिस्तान
एक डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा हो गया और तब से इन मामलात का आगाज़ हुआ है। तो वक्ती तौर पर सब्सिडी देना आसान है, लेकिन बाद की प्राइस बहुत हाई पे करनी पड़ती है। आपके पास आएंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत में मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है और एक तूफ़ान है, लोग परेशान हैं। हुकूमत इसरार कर रही है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं हैं। राना साहब, आप अपोजिशन में हैं, आपके पास हुकूमत को लताड़ने के बड़े मौके हैं, लेकिन आपको कम से कम ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये टफ़ कंडीशंस हैं। वो फ़ैसले जो आपको लेने चाहिए थे 2022 में, आपने नहीं लिए, जिसके नतायज किसी न किसी तरीके से अब आवाम भुगत रहे हैं। योर टेक। नहीं तलत साहब, ये इसका 2022 से क्या ताल्लुक है, मैं आपके नाजरीन के लिए बता दूं। देखिए, हमने जब 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने जो पेट्रोलियम लेवी थी और डीज़ल के ऊपर वो 10 रुपये जब कम की थी, तो इनका जो सारा आर्गूमेंट ये था कि वो 4 माह के लिए जो हमने 30 जून तक हमने कर दी थी। पहली बात तो ये कि हम अपने एक्शन के ज़िम्मेदार होते, तो आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंगे में आप ना पड़ते अगर आप ये मैनेज नहीं कर सकते थे। हमने मैनेज करनी थी, हम तब मैनेज कर लेते। आप तो इसी प्री टेक्स्ट पे आए थे कि ये गलत, हम इसको ठीक कर लेंगे। हमारा तो ये प्री टेक्स्ट नहीं था, हम तो उसको हमने उसकी फंडिंग कर लेनी थी उसमें जाए बगैर। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि इनका तो बड़ा सिंपल सा है कि इनकी जो 40 साल की जो मिस मैनेजमेंट है PMLN की और PPP की, वो PTI ने 2 साल में ठीक करनी थी। इनका ये सा, और अगर बकौल इनके जो PTI ने कोई हालांकि इमरान खान साहब के दौर के अंदर मईशत 1 साल 6% और अगले साल 6.25% पे ग्रो कर रही थी, वो मईशत बुरी मईशत चल रही थी। और जब पाकिस्तान की मईशत नोज डाइव कर गई है, हर चीज़ नीचे जा रही है, तो ये मईशत ठीक हो रही है। लेकिन वो जो अगर कोई ख़राबी 2-4 माह की ख़राबी थी, उसके लिए इनको आगे 100 साल और चाहिए। वैसे इस लॉजिक पे बंदा सुभान अल्लाह ही कह सकता है। देखिए, मुझे पूछने दें, आप होते तो आप क्या करते? आप इन हालात में क्या करते? लेट मी आस्क यू दिस। नहीं देखिए, क्या करते? नहीं देखिए, हम तो नहीं, इन्होंने तो पिछले 4 साल के अंदर हर चीज़ बाकी मुल्क में बांट दें। खुरम दस्तगीर साहब, अब प्लीज थोड़ा सा सर, खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम सूबाई मामला पे बात नहीं हो रही, इस टाइम वफाकी मामला पे बात हो रही है। अब आप माशाल्लाह समझदार आदमी को पता है कि इस टाइम हुकूमत है। सर वो दूध और शहद की मेरी दूध और चले, वो आप दूध और शहद की नहरें वो हम आपको पंजाब में भी दिखा देते हैं जो आप खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन हम अपने इशू पे फोकस रहें। देखें, आपने 1500 अरब रुपए की आपने पेट्रोलियम लेवी कर दी है, टैक्सेस आपने 4 सालों में आपने डबल से ऊपर कर दी हैं, बिजली की कीमतें आपने 3 गुना से ऊपर कर दी हैं। और भाई, हम तो आपको पहले कहते हैं कि आप लोग नाअहल हैं, आप लोग में कोई सलाहियत ही नहीं है, ना आपके पास कोई टीम है, ना कोई विजन है। आपने 4 साल हो गए हैं, आपको 1000 साल चाहिए मुल्क को ठीक करने के लिए। जब इनको हुकूमत मिली 2013 के अंदर, तो $2.5 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, और ये हमें $20 अरब का खसारा छोड़ के गए थे। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी इतना खसारे के अंदर इजाफा नहीं हुआ जो इन्होंने 5 साल के अंदर कर दिया था। आप क्या करते? अब बातें ही हमें सुना रहे हैं। नहीं, आप क्या तो जब चलो उनकी बातें ना सुने, तलत भाई की बात सुने। देखिए, अगर मैं तो देखें, हम तो जब आएंगे, हमने लोगों ने देखा है, जब हम आए थे तो 2 सालों में, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में पिछले 20 साल में सिर्फ 2 साल कंसेक्टिव जो 6.25 और 6.6% ग्रोथ हुई है, वो हमारे दौर के अंदर ही हुई है। और जब से ये आए हैं, आपकी जो 4 सालों की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2% से कम है। कर्जों का हुजूम देख लें, टैक्सेस आप देख लें, जाते जाते वो कहते हैं लैंड माइंस लगाए, 14,000 और ऊपर कर दिए। आपके मिनिस्टर्स खुद ही कहते थे हमने जो है लैंड माइंस बिछा दिए, जाते जाते जो आपने लैंड माइंस, मैं कह रहा हूं कि जो 40 साल में पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम के अंदर 40 साल के तलत भाई, जो 40 साल में इन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम के जो लैंड माइंस लगाई हैं, उसका कौन जवाब देगा? खुरम साहब से पूछ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोग ऑन रिकॉर्ड आपने डेट ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। आपने तकरीबन 36,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है, टैक्सेस आपने डबल कर दिए हैं। लेट मी आस्क खुरम साहब, आखिरी बात सुनने मेरी बात, आप मुझे बात करने देना। देखिए, एक तो मैं ये स्टूडियो में बैठा हूं, आपकी बात देखिए, मैं बात बताऊं, जो भी रेलवे बस हमें अवेलेबल है उसमें बैठ के उस जन्नत में जाते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ 13 साल से आपकी हुकूमत है। 13 साल जन्नत तो आपने लोगों को दिखाई थी, खुरम साहब, जन्नत तो आपने लोगों को दिखाई थी 2022 में। 2013 से लेकर 2026 तक 2000 अरब रुपए के कर्जे ले चुके हैं
और उस 2000 अरब रुपए राणा साहब आप बात मुकम्मल कर लें। मैंने 2000 अरब के मैंने खुर्रम हुसैन से पूछना है कि ऑप्शंस क्या है। दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है वहां सिर्फ एक मुकम्मल खुर्रम कॉम्प्रिहेंसिव दस्तगीर साहब, तालीम। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, स्टेटमेंट दिखाएं, खुर्रम दस्तगीर 2000 साहब, अरब रुपए का कर्जा, अगर खुर्रम दस्तगीर या साहब, मैं सियासत छोड़ूंगा या आप सियासत छोड़ेंगे। राणा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, गुजारिश ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की कमियां आप गिनवा कर इस इशू से तवज्जो नहीं हटा सकते। ये एक बड़ा प्रेसिंग इशू है जिसके ऊपर आप खुद भी ट्वीट कर चुके हैं। राणा साहब, जस्ट गिव मी अ मिनट। खुर्रम हुसैन साहब, अगर आप ये फरमाएं, वाकतन क्या पीटीआई जो कहती है ये इनकॉम्पिटेंस का इशू है, ये पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात, कोई विजन वाली, कोई आपको नज़र आती है प्लान वाली, जो आपके ख्याल में इन हालात के अंदर कुछ ऐसा कर दे कि पेट्रोलिंग की प्राइसेस धड़ से कम हो जाएं, कर्जे भी कम हो जाएं? इज देयर अ मैजिकल फार्मूला अवेलेबल? नहीं, देयर इज नो मैजिकल फॉर्मूला अवेलेबल। और आपने पूछा ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या? ऑल्टरनेटिव तो भी हम दोनों ने देख लिया तलत, हमारे सामने के एक ब्लेम गेम जो चल रही थी कि किस पार्टी ने 30 साल पहले ये कर दिया, उसने 36 साल से वो कर दिया, 13 साल से आपने क्या काम किया। दिस वुड बी द ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा फिर और कुछ नहीं होगा। यही होता कि आप कोई पार्टी अगर अभी सब्सिडीज देना शुरू कर देती और उसकी वजह से प्रोग्राम अगर आईएमएफ का डिरेल हो जाता, जुलाई अगस्त तक पहुंच के अगर, या सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के हम लोग डिफॉल्ट के किनारे पे होते, तो दोबारा ये ब्लेम गेम चल रही होती कि भी मैं क्या करता, फलाने ने ये नहीं मानी तो फलाने ने वो नहीं किया। आई थिंक लेकिन राणा साहब की एक बात दुरुस्त है यहाँ पे लाजिम कि 5 साल, ये 5वां बजट होएगा शहबाज शरीफ साहब का, एंड 5 साल के बाद भी हमें कोई विजन सच नहीं नजर आ रही, कोई आगे रिफॉर्म का रास्ता हो कि भी हम लोग इस तरह से इस मुल्क को अच्छा, विजन वाले मामले पर खुर्रम, सॉरी टू इंटरप्ट, विजन वाले मामले पर आप, राना आतिफ और खुर्रम दस्तगीर ये तीनों इत्तफाक करते हैं, तो इसी इत्तफाक वाली लाइन के ऊपर मुझे ये सेगमेंट जो है वो मुझे क्लोज करना है। अब हम ज़रा दूसरे मामले की तरफ जा। गंदम है और आटा है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्या हो रहा है? पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब का एक और भी बयान हमारे सामने आया है जिसमें उन्होंने ये भी फरमाया है कि जो लेवी है वो हमारे पास नहीं आती पेट्रोलियम की, जिनके पास जाती है उनसे पूछ लें। भी हैरान कुन बयान है, अभी मैं देख रहा था। हम आटे की ज़रा बात करते हैं। एक हफ़्ते के दौरान कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ है। कीमत जो है वो 2600 रुपये तक पहुँच गई। लाहौर में आ जाए जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, 20 किलो का थैला जो है वो 290 रुपये का अमूमी तौर पर बिक रहा है। इस्लामाबाद जहाँ से मैं आया हूँ, 20 किलो के थैले की कीमत 93 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। पेशावर जहाँ पर मुझे अगले हफ्ते जाना है, 150 रुपये, और खुशदार में 140 रुपये महंगा हुआ है। कोयटा में 30 रुपये, मुल्तान में 27 रुपये का इजाफा सामने आया। और जो लाहौर में फ़ी मन गंदम की कीमत है वो 4000 रुपये तक पहुँच गई। ये वो एरियाज़ हैं जिनके गिर्द तमाम एग्रेरियन बेल्ट मौजूद हैं। ये सप्लाई चेन है पाकिस्तान के आटे की। क्या हो रहा है? आसिम रज़ा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। क्या हो रहा है? हम गंदम प्रोड्यूस करते हैं, गंदम प्रोड्यूस करने वाली बेल्ट के हार्टलैंड में मैं बैठा हुआ हूँ, इसके गिर्द ही घूमता हूँ। व्हाट इज़ रॉन्ग विद आटे की प्राइस? देखिए, इस दफ़ा पहली दफ़ा एग्रीगेटर्स के थ्रू गंदम खरीदारी होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खरीदारी इसलिए नहीं हो पाई कि कुछ मौसमी असरात थे और साथ में कुछ फसल शॉर्ट हो गई ड्यू टू जो बारिशें हैं उसकी वजह से। और इस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं तो इजी मूवमेंट नहीं है ओवरऑल पंजाब वीट की। और इसी तरह अगर हम दूसरे सूबों में देखें तो हर सूबे ने अपने अपने सूबे के अंदर रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है मूवमेंट ऑफ वीट को। बलोचिस्तान इधर रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, मुझे दो वजाहतें दे दें। ये एग्रीगेटर कौन है जिसके जरिए जिन्होंने फ्लोट किया था मुख्तलिफ लोगों के लिए कि वो आए और किसान से गंदम लें? और ये कौन लोग हैं? गंदम को, ये कौन लोग हैं? एक तो देखें इस टाइम पे सबसे बड़ा खरीदारी तो जीपीआई की जो सब्सिडरी कंपनी है जीपीआई ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ठीक है। तो जीसीआई है जो आगे से उनकी सब्सिडी है कमोडिटीज की, वो खरीदारी करेगी। इसी तरह जो कंपनीज जिन्होंने क्वालिफाई किया उनमें से कोई तकरीबन 30 कंपनीज ने ओवरऑल पाकिस्तान में क्वालिफाई किया था। उनमें से सिर्फ 6 फ्लोर मिलर्स हैं, बाकी प्राइवेट पार्टीज हैं, जिसमें एक मल्टीनेशनल भी है, एलडीसी भी है। तो दिस वाज ऑल ओपन फॉर एवरीबॉडी जी, कोई ये कोई लिमिटेड नहीं था। जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस था उनको फ्लोट किया था गवर्नमेंट ने टेंडर कि वो आए और पार्टिसिपेट करें
और किसानों से 35 रुपए के हिसाब से गंदम लेके रखें। लेकिन अभी आपने दूसरी बात जो मैंने दूसरी बात पूछी थी, आपने इशारतन कहा कि पंजाब में इजी मूवमेंट नहीं है। ये इजी मूवमेंट ना हो, या मूवमेंट होती है गंदम की, और पंजाब के अंदर की आप बात करें तो ज़िले टू ज़िला जो है वो भी आप नहीं मूव कर पा रहे, ये क्या है गंदम की मूवमेंट उसके लिए सरकार परमिट्स का इजरा कर रही है ओवरऑल पंजाब में, जिस मिल को जितनी ग्राइंडिंग चाहिए उसके लिए गंदम के परमिट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि डिप्टी कमिश्नर्स के टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो रहे, तो डिप्टी कमिश्नर्स उनको रोक रहा है। जिसको डिप्टी कमिश्नर का क्या ताल्लुक है? वो तो एग्रीगेटर इकट्ठे कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, ये कमेटी बनी थी जिसमें प्राइवेट लोग भी हैं जी, डिप्टी कमिश्नर भी है, अपना तहसील ऑफिस से जिस तरह महकमा माल का बंदा भी है, एक फ्लोर मिलर भी है, ये सारे नुमाइंदगान हैं जी। ठीक है। तो टारगेट्स तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिप्टी कमिश्नर्स को भी दिया है कि जो अपना उनके इलाके के अंदर गोदाम है एग्रीगेटर्स के लिए, उनको लेके दी जाए गंदम। अच्छा, कीमत क्यों बढ़ रही है? मुझे बताएं कीमत क्यों बढ़ रही है, जरा सादा से जवाब दें इसका। देखिए, ये नॉन जेन्युइन बायर्स ने इसको होल्ड कर लिया। जिसके पास पिछले साल 2200 में बिकी थी और उसने देखा कि 4500 रुपया रेट गया, तो इस टाइम पे हर स्टॉकिस्ट जिसके पास 20,000 के पैसे थे, 5,000 के थे, 100 के थे, उसने अपनी बिसात के मुताबिक गंदम लगा ली। इस टाइम पे टोटल राइस सेलर्स, कॉटन जिनिंग्स, जितने भी लोग हैं उन सब के पास, इवन पेट्रोल पंप्स के भी पीछे अगर कोई जगह बनी हुई है तो वहां पे गंदम लगी हुई है जी पंजाब के अंदर। तो हर आदमी ने गंदम को होल्ड कर लिया है, और ये वो अपना लोग हैं जो मुनाफाखोरी के लिए जिन्होंने होल्ड किया है। हमारी फ्लोर मिल्स के पास गंदम नहीं है। तो इंतजामिया जो गंदम की बोरियां जिले से जिले नहीं जाने दे रही, उनको ये होर्डिंग नजर नहीं आ रही? यस, अब वो ये कर रहे हैं कि वो ऊपर अपनी बताने के लिए कि हमने बड़ी कार्रवाई की है, वो फ्लोर मिल्स की परमिट वाली गाड़ी रोक के वहां पे हैसल में डाल देते हैं कि फूड डिपार्टमेंट का फोन आए और हम इनको रिलीज करें, और हम कहें जी जनाब हमने तो आपके कहने पे गंदम जाने दी। तो वो इस तरह का एक प्ले हो रहा है। इसमें एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है कि जो पुराने फूड वाले हैं उनकी भी लगन नहीं है कि ये खरीदारी हो सके। हालांकि फूड के महकमे का बंदा भी उस कमेटी में शामिल है, उनको पता है, वो पहले भी आड़तियों से और जो जिम्मेदार है उनसे, अब जिम्मेदार से तो गंदम निकल के आ गई है स्टॉकिस्ट के पास, जिम्मेदार को 3500 रुपया रेट मिल चुका है। इस सारे सिस्टम को सुपरवाइज कौन करता है आसिम साहब? इस सारे सिस्टम को सुपरवाइज कौन करता है? इस टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है जी ओवरऑल। उसके ऊपर कौन है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कौन है? देखें, वो फिर हम कहेंगे कि चूंकि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनकी टीम सारी, और इस टाइम पे सेक्रेटरी फूड हमारी मॉनिटर कर रही है जी ओवरऑल। और उनको कौन मॉनिटर कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी। और उनको कौन मॉनिटर कर रहा है? वो फिर एक पंजाब का चूंकि कैबिनेट का अप्रूवल है तो उसके अंदर डिस्कशन था। कल भी कैबिनेट मीटिंग है, तो मैं समझता हूं कि कैबिनेट को कौन हेड करता है? सीएम पंजाब। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।